रूस ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक कदम से दुनिया टेंशन में क्यों आ गई? यूक्रेन से रूस क्या चाहता है? क्यों दो पड़ोसी मुल्क एक दूसरे के दुश्मन हो गए? आखिर यूक्रेन ने क्या किया कि रूस, अमेरिका और नाटो के सदस्य देशों की नाराजगी मोल लेकर यूक्रेन पर अपनी मिसाइलें दागने लगे? चलिए इन सभी बातों को कुछ पॉइंट्स में समझते हैं। जैसे स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान एक ही दिन अस्तित्व में आए, उसी तरह रूसी गणराज्य और यूक्रेन एक ही दिन वजूद में आए। ये दिन था 25 दिसंबर 1991। इस दिन सोवियत रूस का विघटन हो गया और 15 नए देश बने। इन 15 देश में से यूक्रेन और रूस भी शामिल थे। रसिया 1991 में कई हिस्सों में बंट गया। कई रूसियों ने इस घटनाक्रम को अपमान की घूंट की तरह पिया, क्योंकि यूएसएसआर में शामिल रहे 15 रिपब्लिक का अगुआ रूसी गणराज्य भी था और उसे यह बात काफ़ी अखर रही थी। तब रूस की हालत काफ़ी कमज़ोर थी। उसे ना सोचते हुए भी अपने साम्राज्य का पतन बर्दाश्त करना पड़ा। वह मन महसूस कर रह गया। इधर यूएसएसआर के विघटन के बाद भी अमेरिका रूस को दबाता रहा। अमेरिका के सैन्य संगठन NATO के जरिए यूएसएसआर से अलग हुए देशों पर चारा डालना शुरू कर दिया और इन देशों को अपने प्रभाव में लेने लगा। नंबर 3, पूर्वी यूरोप का कूटनीति का अखाड़ा बन चुका है NATO। 1991 में यूएसएसआर से अलग होकर 15 देश बने। ये देश हैं अर्मीनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एक्सेट्रा। 2004 में इन 15 में से 3 देश लात्विया, लिथुआनिया और इस्टोनिया नाटो के सदस्य बन गए। इसका मतलब ये था कि अमेरिका अब रूस की गर्दन तक पहुंच चुका था, क्योंकि बाल्टिक क्षेत्र में स्थित ये तीनों देश यूएसएसआर से निकले थे और इनकी सीमाएं रूस से मिलती थी। बता दें कि नाटो देशों के बीच ये समझौता है कि अगर नाटो के किसी भी एक देश पर हमला होता है तो नाटो के सभी सदस्य अपने ऊपर हमला मानेंगे और अपनी मिलीजुली सैन्य शक्ति से जवाब देंगे। नाटो में अभी 30 देश हैं। इस तरह से नाटो के जरिए अमेरिका ने रूस की घेराबंदी शुरू कर दी थी। नंबर 4, नाटो में शामिल होना चाहता था यूक्रेन। पुतिन को यह कतई मंजूर नहीं था। यूक्रेन और रूस की सीमाएं मिलती है। यूक्रेन भी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नाटो में शामिल होना चाहता था। यूक्रेन अपनी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाते हुए अमेरिका से मांग करने लगा कि उसे भी नाटो का सदस्य बनाया जाए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलसिंकी के इस कदम से पुतिन बेहद चिढ़ गए। उन्होंने यूक्रेन बॉर्डर पर अपनी सेना भेजनी शुरू कर दी। यूक्रेन के साथ रूस के टेंशन की ये तत्कालिक वजह है। नंबर 5, यूक्रेन को पश्चिम की कठपुतली बताते हैं पुतिन। रूस खुलेआम यूक्रेन को पश्चिमी दुनिया की कठपुतली बताता है। रूस कहता है कि अमेरिका समेत नाटो के सदस्य देश ये लिखित गारंटी दे कि वो अपनी सैन्य गतिविधियां पूर्वी यूरोप और यूक्रेन में ना करें। पुतिन तो यह भी कहते हैं कि यूक्रेन कभी एक स्वतंत्र राज्य था ही नहीं। नंबर 6, 1999 से ही एजेंडे पर लगे हैं पुतिन। जब नाटो की आड़ में अमेरिका पूर्वी यूरोप में अभी गतिविधियां बढ़ा रहा था तो पुतिन भी चुप नहीं बैठे थे। पुतिन पहले भी कह चुके हैं कि अगर उनका वश चले तो यूएसएसआर के विघटन को पलट कर रख दें। बता दें कि रूस की राजनीति में पुतिन की एंट्री साल 1999 में होती है। इसके बाद वे 2000 में राष्ट्रपति बनते हैं। इसके बाद से ही वो 1991 की कथित ऐतिहासिक गलती को सुधारने में लगे हैं। पुतिन ने 1999 में ही चेचन्या को रूस में मिला लिया था। इसके बाद से पुतिन यूएसएसआर के पुरातन गौरव को हासिल करने में लगे रहे। आज पुतिन ने जो रणनीतिक कदम उठाया है, 2008 में भी पुतिन ने वैसा ही किया था। उन्होंने यूएसएसआर के अंग रहे जॉर्जिया के 2 राज्यों को स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी और वहां अपना सैन्य अड्डा बना लिया। नंबर 7, क्रीमिया पर कब्जा। 2014 में पुतिन ने यूक्रेन का हिस्सा रहे क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। क्रीमिया काला सागर में स्थित एक क्षेत्र है। यह यूक्रेन और रूस दोनों के करीब है। यहाँ की काफ़ी आबादी रूसी भाषा बोलती है। पुतिन ने पहले यहाँ सिर्फ समर्थक सरकार बनाई, फिर अपनी सेना भेजकर इलाके पर कब्जा कर लिया। नंबर 8, यूक्रेन भले ही देश अलग है, लेकिन रूसी संस्कृति का व्यापक प्रभाव है।
क्रीमिया पर रूसी कब्जे ने अमेरिका और नाटो का टेंशन में डाल दिया। अमेरिका को समझ में आ गया कि अगर रूस को ना रोका गया तो यूक्रेन का स्वतंत्र अस्तित्व भी खतरे में आ सकता है। इसलिए यूक्रेन को नाटो में मिलाने की कोशिश होने लगी, लेकिन पुतिन इसका विरोध कर रहे थे। दरअसल यूक्रेन की आबादी में रूस का व्यापक प्रभाव है। यहाँ हर 5 में से एक व्यक्ति रूसी भाषा बोलता है। यहाँ पर रूस का सांस्कृतिक प्रभाव है। अगर यूक्रेन के पूर्व के हिस्से की बात करें तो यहाँ के लोग अपने आप को रूस के करीबी समझते हैं, जबकि पश्चिम के लोग खुद को यूरोप से नज़दीक मानते हैं। इस देश में इसी प्रभुत्व की लड़ाई है। यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा रूस से सटा है और यहाँ लोग रसियन बोलते हैं, जबकि पश्चिम में ठीक इसके विपरीत है। रूसी एलिस्टिस इसे सांस्कृतिक प्रभाव का हवाला देकर यूक्रेन के पूर्वी हिस्से को रूस में विलय का जायजा मानते हैं। नंबर 9, राष्ट्रपति पुतिन ने पहले यूक्रेन के 2 प्रदेशों लुहांसक और डोनेत्स्क को स्वतंत्र देश की मान्यता दी। ये दोनों प्रदेश यूक्रेन के इसी पूर्वी इलाके में स्थित है। यहाँ रूस रणनीति के तहत अलगाववादी ताकतों को हवा देता है और खुलेआम इस प्रदेश को इतिहास और भूगोल का हवाला देते हुए रूस के ऐतिहासिक गणराज्य का हिस्सा बताता है। इसी रणनीति पर काम करते हुए पुतिन ने 21 फरवरी को यूक्रेन के 2 अशांत क्षेत्रों को संप्रभु राष्ट्र की मान्यता दे दी। नंबर 10, मौका मिलते ही कीव में गरजने लगी रूसी मिसाइलें। पुतिन के इस कदम के साथ ही दुनिया को रूस के अगले कदम का अंदाजा हो गया था। पुतिन ने धीरे धीरे अपनी सेना को इन दोनों प्रदेशों की ओर रवाना कर दिया। यहाँ वह दिलचस्प है कि यूक्रेन पर हमले का रूस कब्जा नहीं बताता है। रूस का दावा है कि वो यूक्रेन के लोगों को यूक्रेनी अत्याचार से मुक्ति दिलाना चाहता है। 24 फरवरी की जब सुबह सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव में बैलिस्टिक मिसाइलें कहर बरपाने लगी तो रूस की ओर से एक बार फिर यही कहा गया कि वह यूक्रेन के लोगों को आज़ाद कराने के लिए ये हमला कर रहा है और इसका शहरों पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है। तो ये थी इन सभी 10 बातें यूक्रेन और रसिया के बीच जो अभी फ़िलहाल में घट रही है। आखिर इसमें क्या होता है ये आगे फिर देखेंगे। थैंक यू।